देखिए, बहुत स्पष्ट लगता है। वैसे तो किसान नेता जो हैं, जो सामने पर्दे के सामने हैं, वो कहेंगे कि भाई हमारे बीच में कुछ अराजक तत्व, कुछ उपद्रवी घुस गए और उन पर हमारा नियंत्रण नहीं था और ये सरकार की जिम्मेदारी थी उनको संभालना और इसमें हम कुछ नहीं जानते वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को देखें सिलसिलेवार ढंग से, तो बहुत ही साफ दिखता है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित था, पहले से रचे गए षड्यंत्र का हिस्सा था एक एक चीज़। क्योंकि अगर आप जो ट्रैक्टर अपने तय मार्ग से अलग हट करके जाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखें, दिन भर में लगातार जो टीवी पर लाइव फुटेज आ रही थी मैं उन्हें देख रहा था, और साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में जो कुछ बातें छन करके आ रही हैं वो सब भी मैंने लगातार देखे। बहुत स्पष्ट है कि ये कुछ ट्रैक्टर्स को पहले से पता था कि हमें तय रास्ते से अलग हट करके किसी और रास्ते पर जाना है। कुछ लोगों को नहीं पता था, वो पहले से तय रास्ते की ओर बढ़ना चाह रहे थे, तो उनको वही लोग रोक रहे थे और गाइड कर रहे थे कि नहीं इधर नहीं, इधर जाना है। तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि षड्यंत्र पहले से रचा हुआ था कि हमें दिल्ली पुलिस के साथ हुई बातचीत में, उनके साथ जो एनओसी हमें मिला है उसमें तय की गई शर्तों को तोड़ते हुए हमें अलग तरीके से चलना है। ये पहले से तय था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वहीं से हो गई जब तय समय से पहले ही वो ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद मचा दी गई। और सिर्फ जिद नहीं की गई, बल्कि बाकायदा बैरिकेड तोड़ करके, शक्ति का उपयोग करके, ट्रैक्टरों की ताकत का इस्तेमाल करके बैरिकेड्स को तोड़ा गया। और चूँकि शायद पुलिस पहले से आश्वस्त रही होगी कि हाँ, इन किसान नेताओं से बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है, सब ने बहुत भरोसा दिलाया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, तय रास्ते से जाएंगे, लौट आएंगे, सब कुछ जब इतना है तो हमें कोई शक्ति प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद इस भरोसे के साथ दिल्ली पुलिस अपनी उतनी तैयारी में नहीं थी। अगर दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की तैयारी में होती तो शायद उसके पास ज़्यादा संख्या होती, शायद उसके पास वो जो ट्रैक्टर थे उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त साधन रहे होते। लेकिन पुलिस तो इस भरोसे में थी कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रैली निकालने के लिए, ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए सहमत हो गए हैं और हमने उनके साथ बातचीत में जो रास्ता तय किया है ये उसी रास्ते पर जाएंगे और वापस लौट आएंगे, कोई परेशानी की बात है नहीं, तो इसलिए हमें उतनी शक्ति की ज़रूरत नहीं है और इसलिए पुलिस की तैयारी वैसी नहीं थी। लेकिन जिस क्षण इन्होंने समय से पहले ही ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद मचाई, उसी समय दिल्ली पुलिस को अलर्ट हो जाना चाहिए था। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली पुलिस के सामने एक प्लान बी शुरुआत से ही होना चाहिए था। उसे ये अंदेशा होना चाहिए था कि ये किसान नेता सामने सामने जो बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे इनकी मंशा कुछ और हो सकती है। क्योंकि ये अंदेशे हम जैसे पत्रकार बहुत पहले से जता रहे थे। बल्कि शुरुआत से ही, जिस समय से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है 2 महीने पहले से, तब से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि इस किसान आंदोलन के जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, जो इसके स्पॉन्सर हैं, जो इसके प्रायोजक हैं, उनकी एकमात्र मंशा ये है कि किसी तरीके से सरकार इस आंदोलन के जो चेहरे हैं, जो किसान हैं सामने खड़े हैं, उन पर सख्ती करे, उन पर बल प्रयोग करे, ताकि इसको एक बड़ा मुद्दा बना करके वो देश भर में हंगामा कर सके। और अभी तक मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार इनके सामने झुकती हुई नहीं बल्कि लेटती हुई दिखी है कि भैया आपको जो मर्जी है कर लो, हम आपके ऊपर सख्ती नहीं करने वाले हैं। तो जो इसके प्रायोजक थे उनकी मंशा अभी तक लगातार विफल होती गई कि भाई ये सरकार तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है, मतलब एक डंडा नहीं चलाना चाहती। तो ऐसे में फिर हम भड़काएं किस नाम पे? तो भड़काने के लिए फिर अंततः उन्होंने ये तय किया कि हम गणतंत्र दिवस को रैली निकालने की बात करते हैं, सरकार इस पर तो कतई राजी नहीं होगी। और आश्चर्य की बात, और इससे पहले हमारी चर्चा में हम जैसे लोग इस बात पर क्षोभ भले ही प्रकट करें, लेकिन सरकार ने शायद राजनीतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन्हें वो भी अनुमति दे दी कि ठीक है भैया, तुम निकाल लो, गणतंत्र दिवस के दिन एक राजनीतिक रैली निकाल लो, भले उसे ट्रैक्टर परेड का नाम दो, गणतंत्र दिवस के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में, किसानों का अपना परेड कह लो, जो कह लो, लेकिन अगर इस जिद पे ही आ गए हो तो चलो वो भी कर लो, मतलब हम उसको भी रोकने के लिए तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करेंगे। तो फिर इन किसानों पर डंडा चलवाने के लिए, गोली चलवाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े सरकार और पुलिस। इसके लिए उनको कैसे मजबूर किया जाए? तो मजबूर करने का रास्ता ये निकला कि जो रास्ता तय हुआ है दिल्ली पुलिस के साथ समझौते में, जिस
रास्ते पर हमें एनओसी मिली है, हम उस रास्ते से अलग जाएंगे। और आप अलग कहाँ कहाँ जाएंगे? आप सिंघू बॉर्डर से आप अलग रूट पर निकले, नांगलोई में अलग रूट पे निकले, और सबसे ज़्यादा ITO, चूँकि वो बहुत संवेदनशील इस मामले में था कि लाल किले से उसकी दूरी सबसे कम थी, सबसे नज़दीक लाल किले से वही बॉर्डर है, ITO सबसे नज़दीक है। तो ITO पर आकर के सबसे ज़्यादा हंगामा इसीलिए किया गया, और वहीं से मतलब ये शुरुआत हुई। सबसे पहले जो ITO पर पहुंचने वाले किसान थे वही लाल किले पर पहुंचे। तो ये सब कुछ पहले से तय था। उसके बाद आप एक और बात गौर कीजिए, लाल किले पर जो 2 झंडे फहराए गए, उनमें एक झंडा तो बहुत पवित्र है, जो सिख पंथ के लिए बहुत पवित्र है, और सिर्फ सिख पंथ के लिए नहीं बल्कि हर सनातनी के लिए पवित्र है, क्योंकि भगवा हमारे लिए बड़ा पवित्र ध्वज है। और उस भगवे पर जो निशान है, जिसे निशान साहिब हम कहते हैं, उस निशान साहिब के मूल में शिव की एक प्रतिमा है, जो त्रिशूल के बीच में शिव नंदी के साथ खड़े हैं। बहुत पुरानी आपको मूर्ति दिख जाएगी, मैंने अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे उसे साझा भी किया है। ये उसका मूल वहाँ से आता है। तो ये जो निशान है जो उस भगवा झंडे पर है, वो सिर्फ सिख पंथ के लिए नहीं बल्कि हर सनातनी व्यक्ति के लिए बहुत पवित्र है। उस पवित्र झंडे का, उस पवित्र निशान का दुरुपयोग किया गया आज हमारे गणतंत्र को अपमानित करने के लिए। तो अब उस झंडे फहराने के दौरान भी आप देखिए, उस वीडियो को ध्यान में देखिए, बहुत सारे लोगों ने बाद में ऐतराज़ किया कि नहीं, तिरंगे को उतार करके वो झंडे नहीं फहराए गए। ये बात सही है कि जो सबसे ऊपर लाल किले पर जो झंडा फहराया जाता है, फहरा रहता है, हर रोज़ फहराया हुआ रहता है, उस झंडे को नहीं उतारा गया, ये बात सही है। लेकिन उस झंडे के फहराने का पूरा वीडियो देखिए। जब वो व्यक्ति पोल पर आधा चढ़ा था, उस समय किसी ने उसे पहले तिरंगा पकड़ाया और उस व्यक्ति ने तिरंगा फेंक दिया। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि कोई आपको तिरंगा पकड़ा रहा है आप लेने से मना कर देंगे, उसने लिया और फेंक दिया बाकायदा। इससे उस व्यक्ति की आप मंशा समझिए, उसकी नीयत समझिए। और ये भी कि ये भी पहले से तय था, उत्तेजना में उठाया गया एक अनायास कदम नहीं था, ये पहले से स्क्रिप्टेड था सब कुछ कि एक व्यक्ति जो पोल पर चढ़ने का अभ्यस्त हो, पोल पर चढ़ने की हमारे आपकी आदत नहीं होती। आप भीड़ में 10 लोगों को पकड़ लीजिए अचानक से और उनमें से किसी को भी कह दीजिए कि भाई इस पोल पर चढ़ जाओ, नहीं चढ़ पाएगा। हमने बाद में उस झंडे को उतारने के लिए दिल्ली पुलिस के जो प्रशिक्षित जवान होते हैं, जिन्हें कितनी ट्रेनिंग मिली होती है, हर तरह की फिजिकल ट्रेनिंग मिली होती है, वो पुलिस के जवान जब उस पोल पर चढ़ना चाह रहे थे तो बार बार फिसल जा रहे थे। वैसे पोल पर चढ़ने का अभ्यस्त व्यक्ति कौन था जिसको पहले से तय करके वहां पर पहुंचाया गया था? ये अनायास कतई नहीं हो सकता, ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड था। इसलिए इस षड्यंत्र की सारी परतें खोली जानी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे। सबसे पहले तो जो किसान नेता एनओसी पर हस्ताक्षर करने वाले थे, उन सबको एक साथ बिठा करके बाकायदा जिस तरीके से पुलिस पूछती है उस तरीके से पूछना चाहिए कि भाई बताओ तुम्हारा षड्यंत्र था क्या। अब आज जो ड्रामा हमने देश की राजधानी में देखा है, उसके बाद यदि सरकार इन लोगों से वैसे ही झुक करके, मतलब दंडवत लेट करके अगर उनसे बात करती रहेगी तो ये फिर कतई नहीं चलेगा। अगर सरकार की रणनीति ये है कि इनको हमें एक्सपोज करना है तो भैया बहुत एक्सपोज हो गए ये, अब इससे ज़्यादा और कुछ देखने के लिए नहीं बचा है। इससे ज़्यादा अगर कुछ देखने के लिए अगर सरकार इंतज़ार करती रहेगी तो चीज़ें बहुत विकराल हो जाएंगी और बहुत चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अब सरकार को कम से कम ये समझना पड़ेगा कि जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, एक आंदोलन के साथ आप राजनीतिक रूप से संवेदनशीलता दिखाते हैं, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जब चीज़ें अराजक होने की ओर बढ़ जाएं तो फिर सरकार को अपना राजधर्म भी निभाना पड़ेगा। और राजधर्म यहाँ पर यह कहता है कि अब आपको यहाँ पर सख्ती दिखानी पड़ेगी।